नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। उसके बाद एक नई खबर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी करीब करीब सीट शेयरिंग फाइनल किया है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें कांग्रेस को दे रही है, 4 आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, इसमें से 9 कांग्रेस लड़ेगी, 1 आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और गुजरात में 26 सीटें हैं, उसमें 25 कांग्रेस लड़ेगी और 1 आम आदमी पार्टी लड़ेगी भरूच की। इसके साथ इंडिया गठबंधन का ये तीसरा पड़ाव भी करीब करीब सामने आया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गया है। वहां डीएमके तमिलनाडु में और कांग्रेस का पहले से ही तय है, उसमें कोई विवाद नहीं। बंगाल में अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ा जाएगा या कुछ बैकरूम ऑपरेशन चल रहे हैं, इस पे सबकी नजरें हैं। लेकिन लगातार इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेके गोदी मीडिया, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, पिल पड़ा हुआ रहता है कि अभी तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई। जैसे चुनाव में सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही लड़ना है। एनडीए गठबंधन में भी 38 प्लेयर हैं। ये बात अलग है कि 38 में से 37 की औकात मात्र 30 सीटों की है। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 370 बीजेपी को आएगी और 400 एनडीए को। इसका मतलब 38 में से एक बीजेपी छोड़ी तो 37 पार्टियों को 30 सीट लेना है। लेकिन महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वाली, वो उन तमाम सीटों पे लड़ना चाहती है। अब इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको बता दूं पेच कहां फंसता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पिछला चुनाव शिवसेना बीजेपी ने साथ में मिलकर लड़ा था, करीब करीब आधी आधी सीटों पे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था, वो भी आधी आधी सीटों पे। अब प्रॉब्लम यहां फंस गया है कि एकनाथ शिंदे वो तमाम सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां शिवसेना ने लड़ा था। अजित पवार भी उस आधी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां शरद पवार ने लड़ा था। और बीजेपी भी आधी, 48 सीटों में 60 सीटें कैसी बटेगी। पेच वहां भी फंसा है। पेच उत्तर प्रदेश में भी फंसा है एनडीए गठबंधन का। और पेच क्योंकि कई छोटे छोटे दल हैं, अपना दल से लेके तमाम, वो भी अपना शेयर ज्यादा मांगते हैं। और खासकर कांग्रेस और इनका गठबंधन होने के बाद तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो बना है। दूसरी ओर जयंत चौधरी को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इंडिया तो छोड़ा, लेकिन एनडीए में है कि नहीं है। सुना है कि वो प्रधानमंत्री जी से समय मांग रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कि चौधरी चरण सिंह उनके दादा, उनको उन्होंने भारत रत्न दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के पास अब समय नहीं है। काल्की के लिए वो जा सकते हैं, काल्की पीठ के लिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह के पोते को समय नहीं मिल रहा है। उनका भी एनडीए में जाना अभी लटका हुआ है। बिहार में रामविलास पासवान का कुनबा जिस हिसाब से वक्तव्य दे रहा है, उससे वहां भी खटपट हो रही है, ये सामने चीजें आ रही हैं। लेकिन रिपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि सारा जो कुछ भी दिखता है वो इंडिया गठबंधन में दिखता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जैसे ही जिस खबर का विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं, वो खबर ये है, ये तो मैंने आपको अभी तक बताया सिनेरियो क्या है। खबर ये है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया 3 राज्यों में, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, आम आदमी पार्टी नेताओं के पास मैसेज आया बीजेपी के नेताओं का, ये इंडिया गठबंधन से आप बाहर निकल जाओ। यदि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन में आप बने रहे, तो फिर केजरीवाल जी का आने वाले सप्ताह में जेल जाना तय है। एक गिव एंड टेक का मामला है। ऐसे में जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो भी जारी किया
जिसमें उनका वक्तव्य है कि हम फांसी चढ़ सकते हैं, जेल जा सकते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं, आप हमारे नेता और हमारे विधायकों को भी जेल कर दीजिएगा। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लगातार लड़ते रहेंगे बीजेपी से, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता संघर्ष के लिए नहीं, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है। यदि हमारे सारे नेता भी जेल में आपने ठूस दिए, तो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना ताकतवर है कि वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए डटा रहेगा। ये वही हुआ हर जगह जो होता है। ऐसा ही कुछ टोन झारखंड में भी था, लेकिन सोरेन ने जेल जाना पसंद कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ना नहीं, और वो इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं। अब हो सकता है कि सोरेन के यहाँ पे भी, झारखंड में भी कोई चंडीगढ़ मॉडल का नया या ऑपरेशन कमल हो, और ऑपरेशन कमल तो लगातार प्रोसेस में ही है। यदि सक्सेस मिलता है तो वो भी सरकार गिराने का प्रयास होगा। एन केन प्रकरण लोकसभा चुनाव तक अपनी सरकार हो, अपना अपने नियंत्रण में चुनाव हो, इसके लिए पूरा प्रयास भाजपा कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना कि उनको धमकी दी है, उन्हें ये मैसेज मिला है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2024 में वाकई नाजुक है। यदि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के गारंटी पे, मोदी जी को खुद पे इतना विश्वास होता, अपनी गारंटी का विश्वास होता, तो शायद फिर दिल्ली की 7 सीटें हो या फिर झारखंड की कुछ चंद सीटें हो, उसके लिए वो ये पूरा प्रपंच नहीं रखते। महाराष्ट्र में नांदेड़ की एक सीट जो भाजपा के पास है, वो अपने पास बरकरार रहे, इसके लिए अशोक चौहान को पार्टी में राज्यसभा देकर नहीं लाते। ये तमाम छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो भाजपा कर रही है, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, जो एक भारत रत्न देकर आपने उनको इधर लाने का प्रयास किया, या फिर राज्यसभा का लालच हो, या फिर जो धमकी है ईडी की, वो। लेकिन आजकल जो डरने वाले थे, वो डर गए। जो नहीं डरे, वो अभी बरकरार हैं। उसमें लालू यादव भी है, ममता बनर्जी भी हैं, उसमें केजरीवाल जी भी है, उसमें सोरेन भी है, उसमें शरद पवार भी है, उसमें उद्धव ठाकरे भी है, उसमें स्टालिन भी है। ये तमाम लोग आज भी जेल जाने को तैयार है, लेकिन ईडी के सामने झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र बना रहेगा? क्या चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी? यदि चंडीगढ़ जैसा ही फॉर्मेट करना है, ये चुनाव में आपके पास, जो 2014 से हम देखते आ रहे हैं, जहां आपके पास आंकड़ा नहीं, वहां समय उठा लो, समय थोड़ा-सा ले लो और फिर आंकड़ा जुटा लो। क्योंकि विचारधारा से लेके तमाम कई चीज़ों को उनको कोई लेना-देना नहीं होता। कई अंधभक्त इस बात का कि भ्रष्टाचारियों को भी साथ में लेके सरकार बनाते हैं, इस पे ये कहते हैं कि इस देश में कई चीज़ें ऐसी करनी है जिसके लिए सत्ता में होना ज़रूरी है, और वो करने के लिए वो लगातार किसी भी कॉस्ट पे, किसी का भी समर्थन लेके, किसी को भी गोद में बिठा के, किसी के साथ भी गले लग के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि 370 या फिर राम मंदिर, ये इसी सत्ता के कारण आया। लेकिन 370 जब आपने किया, तब आपको आयाराम गयाराम की ज़रूरत नहीं थी। आपके पास 303 लोकसभा में थे और राज्यसभा में आपके पास समर्थन था। आपने राम मंदिर जो बोला है, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से लिया। सरकार केंद्र में चाहे किसी गठबंधन की होती या अपने बलबूते पे किसी राजकीय दल की होती, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उसे मानना होता और राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनवाना होता। तो ये कहना कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ बड़े काम करने हैं,
वो बड़े काम आप वैसे भी कर सकते हैं उनको गले लगाए बगैर। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने यही कहा, हमने पीडीपी के साथ इसलिए समझौता किया क्योंकि हमें श्रीनगर में सरकार कैसे चलाते हैं ये अंदरूनी देखना था। इससे ज़्यादा वाहियात कारण कोई बता नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में सरकार चला रहे थे, उन्होंने दिल्ली में आके सरकार सँभाली। उसके लिए उन्हें दिल्ली में नेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी। सवाल ये है कि जब अपना मामला फँस जाता है, तो फिर आप ऐसे-ऐसे कारण बताते हैं, लगता है कि वाक़ई क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है। कुल मिलाकर अब दिल्ली में भी घमासान होने जा रहा है। दिल्ली के 7 सीट, हरियाणा की 10 सीट और गुजरात की 26 सीट, 36 और ये 43 सीटों का 3 राज्यों का जो लेखा-जोखा है, वर्तमान में तीनों की तीनों राज्यों में टोटल जो 43 सीटें हैं, वो भाजपा के पास है। भाजपा के पास बहुत अच्छा काम किया तो भी 43 ही आ सकती है, 43 में बढ़ोतरी नहीं होगी। भाजपा को डर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन कहीं 3-4 सीटें भी ले गया इन 3 राज्यों में, तो फिर वो 3 सीटों का भी गड्ढा कहाँ से लाएँगे? क्योंकि मारा-मारी तो एक-एक सीट की है। इसलिए अब फिर ईडी एक्टिव होगी और जब तक चुनाव की आचार संहिता घोषित नहीं होती, ये ऐसे ही प्रकोप चलते रहेंगे। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।